हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 5 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है एंड आज टीचर्स डे है, राइट? अगर मैं थोड़ा बात करूं तो आप जानते होंगे कि हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका जन्म हुआ था 1888 के अंदर 5 सितंबर को ही। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, ठीक है ना, उनको ऑनर करने के लिए हम इस दिन को, उनके जन्म दिवस को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड साथ ही साथ सेकंड प्रेसिडेंट थे। बाकी भारत रत्न भी इनको मिला, ठीक है ना, और बहुत सारी इनको इनकी अचीवमेंट्स थी। तो इनके जन्मदिन को ही हम एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं एज अ टीचर्स डे। देखो, अक्सर ऐसा माना जाता है कि टीचर्स डे का मतलब होता है कि जो हमारे अध्यापक जिन्होंने हमें पढ़ाया है, ठीक है ना, उनका हम कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। पर मेरे हिसाब से टीचर्स डे इससे काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। लाइफ के अंदर ना हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है ना? तो हर वो इंसान जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मेरे लिए हर वो इंसान टीचर है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर ना जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ मतलब लाइफ के अंदर। तो मेरे लिए सबसे बड़े टीचर वही मैं उनको मानता हूँ। इसी तरह से आप सभी लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है ना? आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इसी तरह से हर इंसान ना किसी ना किसी से कुछ ना कुछ डेफ़िनिटली अच्छा सीखता ही है। तो मेरे लिए तो हर वो इंसान टीचर्स डे ही मतलब टीचर ही है। तो इसलिए आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अब हमारी जो टीम है देखो, वो भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करती है एंड आप सभी एस्पिरेंट्स बिल्कुल इनवाइटेड हैं। आज शाम 4 बजे हमारा जो पटेल नगर का सेंटर है, वहाँ पर टीचर्स डे की हम छोटी-सी एक सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है ना? कि एक मीटअप है बेसिकली आपके और हमारे साथ। कुछ फैकल्टीज़ की यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं, ठीक है ना? कुछ फैकल्टीज़ इसके अलावा और भी आएँगे। इनफैक्ट मेरा भी थोड़ा पहले डिसाइडेड नहीं था, बट आई विल बी आल्सो जॉइनिंग यू। इसके अलावा आपके जो फ़ेवरेट शिवम सर हैं आपके, आपके देवेंद्र सर हैं, ठीक है ना? ये सर भी पहुँच रहे हैं, तो आप भी डेफ़िनिटली जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो सभी को इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन। आप सभी पटेल नगर पर यहाँ पर आइए, ठीक है? नीचे मैं कमेंट्स के अंदर ना एक फॉर्म भी मैंने आपको फ्लोट किया है, ठीक है? तो आप उस फॉर्म को डेफ़िनिटली आप फिल कीजिए एंड एक तरह से जो हम बात करते हैं ना शिष्य दक्षिणा की, ठीक है ना? इसको आज हम टीचर्स डे को बहुत ही एक यूनिक वे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तो मैंने नीचे एड्रेस भी बता दिया आप सभी को, तो डेफ़िनिटली आज शाम को मैं आप सभी के साथ एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सभी के साथ मैं इंटरैक्ट करूँ, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बेसिकली आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो। जैसे-जैसे हम G20 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो फाइनल उसका मतलब जो मेन समिट होना है, तो इंडिया और यूएस के बीच में भी बहुत सारे हम देख स पाएँगे कि अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो चाइना के, ठीक है, प्रेज़िडेंट हैं, ज़ी जिनपिंग, वो यहाँ पर इंडिया नहीं आ रहे, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चन्स हैं कि क्या कारण है? किसी ने कोई कारण नहीं दिया उसका कि क्यों नहीं आ रहे। बट एनीवेज़ ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ राष्ट्रीय पोषण माह। तो पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो सितंबर महीना है, उसको यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। अब इसके लिए पूरा मंथ इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है? अब इसका फोकस क्या होगा? फोकस ये होगा कि यहाँ पर ना हम अवेयरनेस क्रिएट करें। किस चीज़ के रिगार्डिंग सर? देखो, अगर हम बात करें पोषण की, अच्छे न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली कुछ स्टेजेस के अंदर। जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, वहाँ पर देख सकते हो। इन्फेंसी, जब बच्चा 1 साल से छोटा होता है, ठीक है? 1 साल से कम उम्र का होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिले। चाइल्डहुड टाइम के ऊपर एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब जो किशोरावस्था होती है। जनरली हम जो 13 साल से 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी नहीं बोलूँगा, और एक्चुअल में ना ये बीच के टाइम होता है कि एक बच्चा बड़ा हो गया होता है, पर वो पूरी तरह से एडल्ट भी नहीं होता। तो जो बीच की एज है ना, ये 13 साल से 17 साल की, ये अपने आप में बड़ी ही क्रिटिकल एज होती है। तो ये पर्टिकुलर टाइम को एडोलेसेंस बोला जाता है जनरली, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर कैसे हम न्यूट्रिशन को अपनी वैल्यू दे पाएँ, वो यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण माह का हम यहाँ पे देख सकते हैं। थीम क्या है? थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। सुपोषित मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया। साक्षर तो आप जानते हो, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, बेसिकली एजुकेटेड। सशक्त मतलब एम्पावर्ड इंडिया। तो इस तरह से न्यूट्रिशन को लिंक किया गया एजुकेशन के साथ एंड साथ साथ एम्पावरमेंट के साथ। तो ये चीज़ आप नोटिस कर पाओगे। पोषण अभियान की अगर हम थोड़ा बात करें ना, तो इस पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेसिकली सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी, दोनों की तरफ से पैसा आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ना इन्होंने बात करी है 1000 डे विंडो की। इसका मतलब क्या है? देखो, वैसे तो ना एक बच्चे के लिए पूरा टाइम ही इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पता कौन-सा होता है? वो 9 महीने जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, प्लस एट द सेम टाइम जब उसका जन्म हो गया, तो उसके बाद के पहले 2 साल, मतलब
0 से लेके 2 इयर्स जो हो गए, और 9 महीने जब वो अपनी माँ के पेट के अंदर था। तो ये टोटल अगर आप इनको ऐड करोगे ना, तो 9 महीने बनते हैं 270 दिन, और 2 साल बनते हैं 365 प्लस 365। इनको ऐड करो तो ये बनता है आपका 1000 दिन। तो किसी बच्चे के लिए ना ये 1000 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, कि उसकी बॉडी कैसे डेवलप होगी, उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, उसका इम्यून सिस्टम कैसा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, ये सारे स्टार्टिंग के 1000 दिन डिटरमिन कर देते हैं काफी हद तक। तो इन 1000 दिनों को हम विंडो को कैसे यूज करें, ये यहाँ पर इसका एम है। 0 से 6 साल के बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करें, प्रेग्नेंट महिलाओं का, लैक्टेटिंग मदर्स का, ठीक है ना, जो शोर अवस्था में बच्चियां हैं उनका यहाँ पे कैसा करें, ये सारी बातें हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे फोकस ये है कि हम स्टंटिंग को कम करें। स्टंटिंग क्या होता है कि किसी बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है, ठीक है, वो बड़ा तो हो रहा है, पर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है ना, अगर उसकी हाइट कम हो और उसकी उम्र काफी हो तो उसको बोलते हैं कि स्टंटिंग है उस बच्चे के अंदर। इस तरह से एक चीज होती है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उस बच्चे की हाइट तो बढ़ रही है, वो लंबा होता जा रहा है, पर उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, हो सकता है कोई बच्चा 5 फुट का हो जाए और उसका वेट मान लो 30-35 किलो ही हो। ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो अंडर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना, ठीक है, अनीमिया आप जानते हो महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसको यहाँ पे कम करना। ये सारे यहाँ पे पोषण अभियान के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर फोकस क्या है, फोकस है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद लें यहाँ पे, ठीक है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उसके थ्रू हम यहाँ पे ये चीज कर पाए, लोगों के अंदर प्रॉपर अवेयरनेस लेकर आए, उनके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेट करें ये चीजें, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एंड कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो ये हम यहाँ पर कुछ इंप्लीमेंटेशन के पिलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखो जिनकी इकोनॉमी अच्छी है ना वो बड़े आराम से समझ जाओगे, बट अदरवाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो आप जानते होंगे PSL के बारे में। सर PSL क्या है? PSL होता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो कुछ ना हमारे सेक्टर्स होते हैं ऐसे जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI को लगता है कि वो देश की प्रगति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर कौन कौन से सेक्टर ऐसे होते हैं? जैसे आपका देख लो एग्रीकल्चर हो गया, आपका MSME हो गया, आपका एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है ना, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और आपके कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं। इस तरह से आपको डिफरेंट सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये सेक्टर्स को लोन देना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पता क्या होता है, हमारे अलग अलग जो बैंक्स होते हैं, जैसे आप रीजनल रूरल बैंक्स की बात कर लो, आप हमारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात कर लो, ये जो अलग अलग इस तरह से बैंक्स होते हैं ना, उनका यहाँ पे पूरे टारगेट्स गिवन होते हैं कि किसको कितना परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है। जैसे RRBs को 75% होता है आपका टोटल लोन का इन प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75% देना होता है, आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके 40% देने होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है सर, ये तो बात हमें पता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो। पर अगर मान लो कि किसी बैंक को हमने टारगेट तो दे दिया, ठीक है ना, पर वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, फिर कि किसी बैंक को बोल तो दिया कि आप 40% टारगेट अचीव करो, पर उसने नहीं किया, तो क्या हो गया? तो उसके पास ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो वो किसी और बैंक से सर्टिफिकेट खरीद ले, ठीक है, जिसका टारगेट जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, किसी और बैंक ने मान लो ये 40 की जगह 50% कर दिया, तो उसने टारगेट एक्सीड कर लिया ना, तो उससे वो सर्टिफिकेट खरीद ले। या फिर पता क्या होता है, या फिर जो पैसा, जो उसका शॉर्टफॉल रहा, जो कमी रही, ठीक है, उसको बोला था इतने परसेंट आपने देना है, पर उसकी कुछ कमी रहेगी ना, तो वो कमी को ना वो डाल दे किसके अंदर, RIDF के अंदर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर। फिर ये पैसा अकॉर्डिंगली यूज किया जाएगा रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। इस तरह से चीजें वर्क करती थी। और इसको मैनेज कौन करता था? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पर हमने कहा नहीं, हमारे पास ना यहाँ पर अर्बन एरियाज के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए। तो इस वजह से ना हमने, जैसे हमारे पास RIDF था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसी तरह से हमने क्या बना दिया, UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कहने का पॉइंट क्या होगा, अब जैसे बैंकों का मान लो कुछ शॉर्टफॉल आया जो उन्होंने PSL के अंदर नहीं डाला, मतलब PSL कंप्लीट नहीं किया उन्होंने उनका टारगेट, तो जो शॉर्टफॉल आएगा ना, जो कमी आएगी, जितने पैसे की कमी आई, वो पैसा यहाँ पर डाल दिया जाएगा UIDF के अंदर। लंबे टाइम के लिए वो पैसा वहां पे होगा। फिर अकॉर्डिंगली स्टेट्स वगैरह जो होंगे ना, उनके पास ये पैसा जाएगा, ठीक है ना, लोन के माध्यम के ऊपर, और स्टेट इससे क्या करेंगे, अपना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी। समझे इस बात को? फिर बैंक को ये पैसा काफी लंबे टाइम के बाद उनको कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा। दिस इज हाउ UIDF वर्क्स। ठीक है ना, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको मतलब इसको अनाउंस किया जाएगा, ठीक है, डिसबर्स किया जाएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि ये कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है आपकी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज की। सर इनका क्या मतलब होता है, Tier 2 और Tier 3? Tier 2 का मतलब होता है वो वाली सिटीज जहां पर जो आपकी पॉपुलेशन है ना, वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक की है,
ठीक है ना। और टीयर 3 का सर क्या मतलब, टीयर 3 का मतलब होता है जहां पर आपकी जो जनसंख्या है वो 20,000 से लेकर 50,000 लोग वहां पे रहते हो, ऐसी जगह पे उनको टीयर 3 बोलते हैं। टीयर 2 क्या है, 50,000 से 1 लाख। टीयर 3 20,000 से 50,000। मैनेज कौन करेगा इसको, आपका एनएचबी। ध्यान रखना, जो रूरल वाला था ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसको नाबार्ड करता था, बट अर्बन वाले को कौन करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसा पीएसएल शॉर्टफॉल के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है, जैसा आरआईडीएफ है, सेम उसी तरह से ये चीज भी वर्क करेगा। कहाँ कहाँ पे इसको किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर, देखो पानी की सप्लाई, सैनिटेशन, रोड कंस्ट्रक्ट करना, ये सारा पैसा लोकल एरिया प्लानिंग हो गया, हेरिटेज कंजर्वेशन, टाउन प्लानिंग, पार्क्स, कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट, ये सब जगह यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड को यूज किया जा सकता है। पर यहाँ पर ये भी बता रखा है कि आप किन पर्पसेस के लिए यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज नहीं करोगे, हाउसिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, पावर के लिए, टेलीकॉम, इन सभी हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इनको यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा इन गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको यूआईडीएफ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज दीक्षा प्लेटफॉर्म। अब सर ये क्या चीज है दीक्षा प्लेटफॉर्म, देखो पहले ना थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। दीक्षा इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। एक्चुअल में है क्या, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे होता क्या है सर, अरे यहाँ पे जैसे कंटेंट होता है, जैसे ओनली एस आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है ना, सिमिलरली दीक्षा भी आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक इनका खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है ना, इनकी जैसे इनकी एप्लीकेशन है, उस ऐप के माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से क्या होता है ना, यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग आपको एनसीईआरटीज हैं, ठीक है ना, आपके सेंट्रल बोर्ड की अलग एनसीईआरटीज आती हैं आपकी, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड्स की आपको, ठीक है मतलब आपकी नेशनल बोर्ड के द्वारा आपके एनसीईआरटीज आ गई, स्टेट बोर्ड्स की अलग अलग बुक्स आ गई। तो वहां पर उनका आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, आपको टीचर्स वगैरह ने अच्छे से वहां पे पढ़ाया होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि एक तरह से लर्नर्स को ना, जैसे स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड हो या हियरिंग में कोई दिक्कत हो, उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, मैंने बता दिया इस बात को, तो टोटल 2.43 लाख, इतने 2.43 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन हैं बाय 11,000 एकेडमिशियंस ने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। वीडियोस आपको, एक्सप्लेनर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। किसने बनाया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो सर अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, आप वो बताओ। देखो अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक ना पैल, पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग, इसको यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। सर ये क्या मतलब है, पैल का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझते हो ना, ठीक है ना, बिल्कुल सब लोग सर समझते हैं एआई के बारे में। तो एक्चुअल में ना ये पैल और कुछ नहीं, एआई ही है। एआई को हमने इसके अंदर डाल दिया, तो इससे होगा क्या, उससे ना आपका एक्सपीरियंस जो होगा इसका, वो बहुत ही अपने आप में पर्सनलाइज हो जाएगा। समझे आप इस बात को। हम बात करते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन ऐसा लगे कि हाँ हम मास में दे रहे हैं, नहीं, हर किसी बच्चे की खुद की यूनिक नीड्स एंड खुद खुद की अच्छी अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस हो ना, वो अपने आप में काफी यूनिक बने, अपने आप में काफी पर्सनलाइज्ड बने, ताकि वो ज्यादा चीजें सीख पाए। इसीलिए ना ये जो एआई का हमने फीचर है पैल, पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग, इसको यहाँ पे दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दिया है। सर डाला किसने है, ये डाला है एनईजीडी ने, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। फिर ये क्या है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, देखो हमारी जो मीटी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमें एक डिवीजन देखने को मिलती है जिसने ये चीज करी है। तो एक्चुअल में समझो, मिनिस्ट्री कौन सी है जो दीक्षा को देखती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है। पर किसने ये एआई वाला टूल इसके अंदर डाला है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आई होप आपको फर्क समझ आ गया होगा कि दो मिनिस्ट्रीज यहाँ पे क्या बात कर रही है। मिनिस्ट्री एजुकेशन ही है दीक्षा की, पर ये टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, जो एआई वाला पार्ट इसके अंदर डाला गया है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, उसके द्वारा यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आर्टिकल 371 डी। सर अब ये क्या बात है आर्टिकल 371 डी, देखो मैं समझाता हूँ इस चीज को। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ बात हो रही है किसकी, आपके आंध्र प्रदेश स्टेट की। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश स्टेट में ना, आप अगर थोड़ा पीछे जाओगे, मतलब 1970s में जाओगे ना, तो वहां पर ना बहुत सारे एजिटेशंस वगैरह हुए, बहुत सारे हमें प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले थे। सर क्यों प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले थे, देखो प्रोटेस्ट इस वजह से कि वो चाहते थे उस टाइम के जो, मतलब उस टाइम पे जो लोग थे, वो चाहते थे कि उस टाइम के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको जॉब्स के अंदर, उनको शिक्षा के अंदर, उन मतलब एजुकेशन के अंदर उनका यहाँ पे ना रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन कह लो या कोटा कह लो एक तरह से, कि एक कोटा होना चाहिए उनका। ठीक है, तो काफी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट चले। उसके बाद फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेकर आई।
ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था? ये 32nd अमेंडमेंट था और उसके थ्रू आर्टिकल आया अपना आर्टिकल 371D। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आंध्र प्रदेश के अंदर ना आपकी जो जॉब्स हो गया, आपकी एजुकेशन हो गया, वहां पर लोकल बच्चों के लिए, लोकल स्टूडेंट्स के लिए क्या मिल गया? उनको कोटा यहाँ पे अलॉट कर दिया गया। आई थिंक 85% करंटली यहाँ पे कोटा हमें देखने को मिलता है कि वहां पर 85% जो सीट्स है ना वो यहाँ पे लोकल्स को जाएंगी। ठीक है सर, तो समझ आ गया, हिस्ट्री तो समझ आ गई, पर अभी क्या बात हो रही है? अभी का भी मुद्दा समझ लेते हैं। अब आप नोटिस करते हो, क्या नोटिस किया हमने? 2014 में क्या हुआ? 2014 में सर हमारी ना तेलंगाना स्टेट बनी, है कि नहीं? आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया गया, तेलंगाना नई स्टेट बनी, बिल्कुल। तो आंध्र प्रदेश से जब ये तेलंगाना स्टेट बनी, हम ये ना एक एक्ट लेकर आए थे। उसका एक्ट का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट को रीऑर्गेनाइज करा गया। ठीक है, अब क्या था ना, इसको इस प्रोसेस को 10 साल लगने थे। ठीक है, 2014 में ये चीज लेकर आई ना, तो 10 सालों के लिए ये चीज इस तरह से वर्क करी। अब बिल्कुल तरह से हम बाइफरकेट हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब मई 2024 में ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत आई? इससे दिक्कत पता क्या आई? अब आंध्र प्रदेश एक रहा ही नहीं। ठीक है ना? तो जो जो आंध्र प्रदेश एक रहा ही नहीं, तो उसके पहले के जो रूल्स उसके लिए एप्लीकेबल होते थे वो भी नहीं अप्लाई करेंगे। ये वाला जो हमने 371D लेकर आए थे, ये तो एक सिंगल स्टेट आंध्र प्रदेश के लिए एप्लीकेबल था ना। तो अब जब आंध्र प्रदेश रहा ही नहीं, मतलब रहा नहीं इन द सेंस कि दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो चुका है, तब उसके ऊपर 371D थोड़ी ना लगेगा। ये यहां पर बात हो रही है। इसलिए क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर ना, हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो कोटा वाली बात थी ना, ये शायद खत्म हो जाए, क्योंकि 10 साल खत्म होने वाले हैं। 10 साल के बाद वो वाले लॉज जो पहले आंध्र प्रदेश के ऊपर लगते थे वो यहां पर नहीं रहेंगे। जो कंबाइंड आंध्र प्रदेश है, रियलिटी रहा ही नहीं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो पहले के जो रूल्स वगैरह थे वो भी अब एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनको दिक्कत आ सकती है। जो लोकल बच्चे हैं उनका जो कोटा है ना, जो 85% है, वो हो सकता है कि उनका खत्म हो जाए। ये यहाँ पर बात हो रही है 371D के रिगार्डिंग। आई होप चीजें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है न्यू कोविड 19 वेरिएंट पिरोला। ठीक है, बस नाम ध्यान रख लो। ये जो पिरोला है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? BA.2.86। ठीक है ना, ये वाला हमें वेरिएंट हमें देखने को मिला है। ये बेसिकली ओमिक्रोन का ही ना एक यहाँ पे उसका ही लीनिएज का पार्ट है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक वर्ड समझो, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है कुछ बदलाव, कुछ चेंज होता है। जैसे वायरस का ना एक जीनोम कोड होगा, ठीक है ना, जो जेनेटिक होता है, मतलब जीनोम होता है या जेनेटिक कोड कह लो। इसके अंदर कुछ बदलाव आएगा, कुछ म्यूटेशन आएगी। ठीक है ना, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं, कुछ बदलाव को ही यहाँ पे म्यूटेशन बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है लीनिएज। लीनिएज का मतलब क्या होता है? लीनिएज मतलब होता है ना कि एक हमारे पास जो इंसेस्टर है वो कॉमन है, मतलब कहाँ से वो चीज आई है। इंसेस्टर मतलब जैसे हमारे फादर फोर फादर्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है ना, एक वायरस का भी एक इंसेस्टर होगा, एक कॉमन इंसेस्टर होगा। वहां से अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पे वायरस निकल के आएंगे। तो इस चीज को बोलते हैं लीनिएज। ठीक है ना, जैसे सार्स कोव 2 है, उसकी अलग अलग लीनिएज हमें देखने को मिलती है। एक होती है सब लीनिएज। सब लीनिएज का मतलब क्या? देखो, मान लो जैसे मैं बात करता हूँ, एक मान लो आपका लीनिएज है BA.2। ठीक है ना, इसका आगे सब लीनिएज क्या होगा? BA.2.86। समझे इस बात को? ये BA.2 एक तरह की लीनिएज थी, इसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया तो उसको बोलेंगे सब लीनिएज। तो इसका आगे लीनिएज सब लीनिएज हो गया BA.2.86, जिसको एक्चुअल में हम पिरोला बोल भी रहे हैं। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। यहां पर इसको हमने क्या बना दिया है? एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी। एक्चुअल में होता क्या है ना, एक चीज होती है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न। पहले क्या होता है ना, कोई चीज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट मतलब अभी हम देख रहे हैं उस चीज को, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के सेंस में कि क्या ये वाला जो वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा घातक तो नहीं हो जाएगा, तब उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं। जब मान लो वो एक्चुअल में ये घातक होने लग जाता है, जब उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, वो ट्रांसमिट ज्यादा होने लग जाता है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डेथ होने लग जाती है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर कुछ अलग एक्शंस लिए जाते हैं। यहाँ पर जब वो कंसर्न बन जाता है तब कुछ और यहाँ पे और नेक्स्ट लेवल एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये आई होप आप फर्क समझ गए होंगे। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, म्यूटेशन क्या होता है, चेंज क्या होता है, लीनिएज क्या होता है, साथ साथ सब लीनिएज क्या होता है। ये सारी चीजें आई होप आपको फर्क पता लग गई होंगी। तो पिरोला का जो शेयर मतलब ओरिजिन है वो एरिस के साथ है, जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ओमिक्रॉन स्ट्रेन के से ही ड्राइव होता हुआ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आज के लिए होमवर्क मैं आप सभी को दे रहा हूं। इन सभी का मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ, ठीक है ना, ये पहला आपका होमवर्क हो गया, सीपीआई के रिगार्डिंग पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो कमेंट से मुझे बताना इसका आंसर भी। एंड सेकंड आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, तो इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बता देना।
ठीक है। कल जो आपको होमवर्क दिया था क्विकली एक बार मैं आपको उनका आंसर बता देता हूँ। पहला आदित्य L1 मिशन, ये तो आप जानते हो जो लैग्रांज पॉइंट L5 है क्या? नहीं, ये L1 का मतलब ही लैग्रांज पॉइंट 1 है, तो ये होगा आपका गलत। सीसीआई क्या आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या हुआ था, आपका जो कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 का, उसके थ्रू बनी थी, तो नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पटोला पटन क्या पंजाब से है? नहीं। कहां से था ये था आपका गुजरात स्टेट से, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यूपीआई क्या आरबीआई लेकर आया था 2008 में? ये बात भी गलत है, 2016 में आया था पहली बात तो, और एनपीसीआई ने यहाँ पे इन कंजक्शन विद आरबीआई एंड आईबीए के द्वारा यहाँ पे लेके आया था। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? ये था ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए। हमारा फोकस एक्चुअल में क्या है ना कि ओबीसी को जैसे हम रिजर्वेशन देते हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी का रिजर्वेशन ना कुछ ही पर्टिकुलर कास्ट, मतलब कुछ ही पर्टिकुलर ना उन ग्रुप्स को जा रहा है, ठीक है, सबको यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो हम क्या चाहते थे कि जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के थ्रू यहाँ पर हमें पता लग पाए कि किनको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कौन सी ऐसी हैं जिनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उस तरह से उनके कोटा के अंदर भी ना एक सब कैटेगराइजेशन बने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से दूसरा मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग पूछा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं किस चीज को बिलोंग करती हैं। थोड़ा सा ना इनको देखो पिक्चर से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है आपका, ये है आपका नामदा आर्ट, ठीक है, ये आप इस पर्सन को देख भी पाओगे। ये एक तरह का ना इस तरह से जैसे कारपेट भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, वो आप इस तरह से बनाया जाता है। एक्चुअल में इसकी स्टोरी ये है कि अगर हम बात करें जो मुगल एम्परर अकबर थे, ठीक है ना, उनके टाइम के ऊपर इसको यहाँ पे काफी यूज किया जाता था। उनके जैसे घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े ठंड में मतलब उनको काफी ठंड लगती है, ठीक है ना, तो उनकी एक कवरिंग की तरह पे इसको यहाँ पे यूज किया जाता था। आज के टाइम के ऊपर कश्मीर के अंदर आज भी ये यूज किया जाता है, ठीक है, जो शीप वूल होता है, ठीक है ना, उससे यहाँ पे ये चीज क्रिएट करी जाती है और देखने में काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो नामदा आर्ट को ध्यान क्या रखना है हमें, कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपका जम्मू कश्मीर से, या कश्मीर कह लो, वहां से आपका बिलोंग करता है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आप देख पाओगे यहाँ पर है, ये है काली घाट पेंटिंग, ठीक है। तो कालीघाट पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है? देखो कालीघाट पेंटिंग बिलोंग करती है आपके वेस्ट बंगाल से। एक्चुअल में क्या है ना, वहां पे मतलब कलकत्ता के अंदर आपको काली घाट, काली टेम्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये नाम दरअसल में वहीं से आया है, ठीक है ना, उसी से यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। 19th सेंचुरी के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में मेजर जो फोकस है ना, आपकी जो हिंदू गॉड्स हो गए, हिंदू गॉडेसेस हो गया, उनके ऊपर फोकस है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपको देखने को मिलते हैं, कई बार क्राइम जैसी चीजें भी यहाँ पे दिखा दी जाती हैं, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु जी हैं, ठीक है ना, उनकी यहाँ पे पेंटिंग्स भी यहाँ पे होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे थीम्स हमें देखने को मिल जाती हैं, पर मेजर फोकस हमें यहाँ पे हिंदू गॉड्स, हिंदू गॉडेसेस, उनके जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, पर इनके अलावा भी थीम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से तीसरा क्या है, ये है आपकी पटचित्रा पेंटिंग। ये तो आप आई एम श्योर आप जानते ही होंगे पटचित्रा पेंटिंग के बारे में, तो है ना। तो पटचित्रा पेंटिंग आप जानते हो कहाँ से बिलोंग करती है, ये है ओडिशा से। और ध्यान रखने वाली बात ये है, ये क्लोथ के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग होती है, ठीक है ना। आपके जैसे ना जगन्नाथपुरी हो गया, ठीक है, जो भी टेम्पल ट्रेडिशन हो गया, उनके साथ यहाँ पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, नामदा आर्ट अरुणाचल गलत है, कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक है, पट्टचित्रा क्या आपका आंध्र प्रदेश था? नहीं, ये तो ओडिशा था। तो आपका पहला और तीसरा गलत है और दूसरा ठीक है। और एक्चुअल में देखो इसने पूछा भी क्या है, नॉट करेक्टली मैच। कई बार ना स्टूडेंट्स को आंसर पता होता है, पर क्या करते हैं, वो करेक्ट इनकरेक्ट देखते नहीं, या इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट तो पहला और तीसरा है, तो एक्चुअल में आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली, ठीक है ना। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पर जा सकते हो एंड अपने आज की पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।